HTML वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो लास्ट लेक्चर तक हमने कवर किया था, जस्ट ये इसको यहाँ पे ऐड कर दूँ, या जो लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे कवर किया है वो आपका बेसिकली था कि आपने एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें आपने हेड का टैग यूज़ किया है और बॉडी का टैग यूज़ किया है और टाइटल का टैग यूज़ करके, और यहाँ पे आपने कुछ स्टेटमेंट लिखी थी। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड लिखा था हमने यहाँ पे, और हमने जब इसको लोड करवाया था तो ये आपके पास कुछ ये रिजल्ट आ रहा था। आपका टाइटल आ रहा था ऊपर, क्योंकि आपने टाइटल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे आपका ये बॉडी के अंदर ये टेक्स्ट जो आपने लिखा था वो आपका इस एरिया में व्हाइट एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है। लास्ट लेक्चर तक हमने बात की थी कि अगर मैं यहाँ पे इसका स्पेस बढ़ा रही हूँ और जब मैं इसको सेव करके और मैं यहाँ पे इसको रीलोड कर रही हूँ इस फाइल को, तो मेरा कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, मेरे पास कोई स्पेस नहीं आ रहा। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्पेस देना चाह रहे हैं तो आपके HTML में मैंने आपको बताया कि HTML के अंदर स्पेसेस को इस तरह से कंसिडर नहीं करता। ये सिर्फ फर्स्ट स्पेस को कंसिडर करता है, उसके बाद जितने भी आपने स्पेस दिए होते हैं या टैब दिया होता है तो उनको वो डिस्कार्ड कर देता है, उनको वो कंसिडर नहीं करता। ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्पेस दें एक्स्ट्रा बिटवीन दी वर्ड्स, तो आपने क्या करना होगा, आपने एक HTML एंटिटी है उसको आपने यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो एक्चुअली HTML के अंदर आपको हर चीज़ एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ती है। ठीक है। अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, अगर आप कोट्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आपको बतानी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है। तो HTML के अंदर स्पेस देने के लिए आपके पास डिफरेंट वेज हैं, जिसमें से एक वे आपके पास ये है कि आप एम्परसेंड साइन NBSP ये चीज़ यूज़ कर लें। ठीक है। इसे हम कहते हैं HTML एंटिटी। ये चीज़ कहलाती है आपकी HTML एंटिटी। इसका मकसद क्या है, ये आपका है कि ये बता रही है कि आपने देना है NBSP का फुल फॉर्म है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है। आपने स्पेस देना है लेकिन लाइन को ब्रेक नहीं करना। ठीक है। क्योंकि स्पेस देने का मकसद एक ये भी होता है कि आप लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो आप जब लिखते हैं एंटिटी, ये आप एंड साइन लगाएंगे, एन बी लिखेंगे और एस पी लिखेंगे, तो ये आपका एक स्पेस क्रिएट कर देगी उस वर्ड के दरमियान, उस करेक्टर के दरमियान जिसके बीच में आप इसको ये यूज़ करेंगे। जितने आपने स्पेस देने हैं तो आप क्या कर लें, इसको कॉपी कर लें और फिर स्पेस दें, फिर स्पेस दें और फिर कॉपी करके इसको तो जब आप इसको लिखते जाएंगे जितने उतने स्पेसिस आपके समझे बढ़ते जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। तो अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ आपको यूज़ करनी होगी। समझने की एक कीवर्ड है बना हुआ, आपने इसको यूज़ करना है स्पेस देने के लिए एक्स्ट्रा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक। कुछ चीज़ें आपको जब कीवर्ड के तौर पे याद ही करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपको जब आप कोडिंग करते हैं फॉर एग्जांपल C++ के अंदर भी, तो वहाँ पे भी आपको जो कीवर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो इसी तरह से आप जब HTML में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, HTML का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो भी आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है। तो दैट्स वाई अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहती हूँ, एक स्पेस तो उसने यहाँ से उठा लिया, दूसरा स्पेस दिया मैंने यहाँ पे, फिर तीसरा स्पेस दिया, चौथा स्पेस दिया। ये एक जो आपकी एंटिटी है ये वाली, एक आपका ये स्पेस कंसिडर होता है। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट गो बैक टू आवर पेज। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको लोड करती हूँ तो देखिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। सही है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेस दे सकते हैं बिटवीन कैरेक्टर्स, बिटवीन वर्ड्स। ये एक वे था करने का। इसके अलावा भी आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। CSS की स्टाइल शीट्स के अंदर भी आप स्पेस डिफाइन कर देते हैं तो वो भी आपका स्पेस कंसिडर हो जाता है। ठीक है। तो आपको फर्दर अगर आपको सीखना है तो आपको खुद से भी एक्सप्लोर करनी होंगी चीज़ें। ये आपको मैंने स्पेसिंग का बता दिया कि स्पेस कैसे देते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे एंड कर लें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है आपकी फिर कि आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, मैं नेक्स्ट लाइन पे गई और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैंने कहा कि अब मुझे लिखना है ICT लैब। ठीक है। मैंने कहा मुझे लिखना है ICT लैब, फॉर एग्जांपल क्लास लिख दें ये। अब मेरा जो इंटेंशन है वो मेरा इंटेंशन है कि पहली लाइन में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और दूसरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है ICT लैब क्लास। ठीक है। इस इंटेंशन के साथ मैंने ये स्टेटमेंट लिखी
और मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया और जाके जब मैंने रीलोड करवाया पेज को, तो जब मैं देखूंगी तो ये एक ही लाइन के अंदर आपका बेसिकली आ गया। इसने जो ये सारा जो स्पेस था यहाँ पे और जो इसके बाद जो स्पेस था, इसको इसने ख़त्म कर दिया और एक सिंगल स्पेस इसको कंसिडर किया इन तमाम स्पेसेस को, और उसके बाद इसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया आईसीटी लैब क्लास के। ठीक है, तो इसने इस तरह से कहेंगे कि इसमें स्पेस मैं आपको बता चुकी कि स्पेस इसमें कंसिडर नहीं करता, ये सिर्फ सिंगल स्पेस कंसिडर करता है। उसके बाद ये आपको न्यू लाइन पे मतलब न्यू लाइन को इस तरह से कंसिडर नहीं करेगा। तो एक तो तरीका यही है कि आप जो है एनबीएसपी यूज़ कर लें, यहाँ पे बार बार इतनी दफ़ा एनबीएसपी यूज़ करें कि ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो इट्स अ वेरी बैड टेक्निक कि आप यहाँ पे लिखते जाएं एनबीएसपी 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 बार बार लिखते जाएं जब तक कि आप इस नेक्स्ट लाइन तक ना आ जाए। लेकिन ये इट्स नॉट अ गुड टेक्निक, हम ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास एचटीएमएल के अंदर आपके पास एक टैग है जिसे आप यूज़ करके आप एक न्यू लाइन पे जा सकते हैं। ठीक है, वो टैग कौन सा है आपका? आपका वो टैग कहलाता है एंगल ब्रैकेट बी आर टैग। ठीक है, बी आर टैग का नाम है कि ब्रेक द लाइन। ठीक है, ये आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है। वर्ल्ड के बाद जब ये एक्सप्लेनेशन के बाद जब यहाँ पे आपका पहुंचेगा, समझिए कंपाइलर जब यहाँ पहुंचेगा, रन कर रहा होगा आपके प्रोग्राम को, तो जब वो इस टैग को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे मुझे क्या करनी है, यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक कर देनी है। अब लाइन जब ये ब्रेक कर देगा, फिर लाइन ब्रेक करने के बाद फिर वो यहाँ से स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका जो ये वाला जो आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी फिर नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन के लिए जाने के लिए आपने कौन सा टैग यूज़ करना है? आपने बी आर टैग यूज़ करना है। आप इसको यूज़ करके लाइन्स को जो है ब्रेक करते हैं। इसको कंट्रोल एस करें और यहाँ पे इसको रीलोड करें। ठीक है, जब आप रीलोड कर रहे हैं तो देखिए अब आपका पेज कहाँ पे, आपकी जो स्टेटमेंट है दूसरी वाली वो नेक्स्ट लाइन पे चली गई। तो ये आपने बी आर का टैग यूज़ करके आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया अपना न्यू लाइन पे। ठीक है, इस तरह से अगर आपने मल्टीपल न्यू लाइन्स को करना है तो आप इसको इस तरह से मल्टीपल लाइन्स का दे दें और इसको कंट्रोल एस कर लें और यहाँ पे जाके पेज को रीलोड कर लें। तो ये आपने इतनी दफ़ा जो है लाइन्स आपकी ये ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को और अपने पेज को जो है वो अपने पेज को बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही सिंगल ही यूज़ कर रही हूँ लाइन ब्रेक, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज़ इसके बाद आती है कि अगर मैंने यहाँ पे आईसीटी लैब क्लास लिखा है और मैं चाह रही हूँ कि आईसीटी लैब क्लास जो है ये बोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी होती है ना, साइज होता है फॉर्मेट का, टेक्स्ट का साइज होता है आपके पास, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल होता है आपके पास, टेक्स्ट बोल्ड होता है आपके पास, टेक्स्ट इटैलिक होता है आपके पास, टेक्स्ट अंडरलाइन होता है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो ये हैं चीज़ें सारी, तो आपके पास जो ये सारी चीज़ें हैं ये अब आपको बतानी पड़ेंगी एक्सप्लिसिटली एचटीएमएल के अंदर। सही है, अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये बोल्ड लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे बोल्ड करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका टेक्स्ट बोल्ड हो तो उसके लिए एक टैग यूज़ होता है। आपको सारे टैग्स ही यूज़ करने हैं ना, तो यहाँ पे आपने टैग यूज़ करना है बी के नाम से, जिसका मतलब है बोल्ड कर दो इस टेक्स्ट को। और ये एक बोल्ड का टेक्स्ट आपका ओपन हुआ और बोल्ड का टेक्स्ट आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये बोल्ड का टेक्स्ट आपका क्या है कि आपने स्टार्ट किया और उसके बीच में जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो आपका बोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे आके आपने उस बोल्ड के टेक्स्ट को क्लोज कर देना है। अब आप इसको सेव कर लें प्रोग्राम को और यहाँ पे आप इसको रन करें। तो अब देखें आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या है, इटैलिक अगर आपने यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपने आई यूज़ करना है इटैलिक के लिए। आपने इटैलिक यूज़ किया और यहाँ पे फिर इटैलिक का जो आपने टैग स्टार्ट किया था उस टैग को फिर आप जो है एंड भी कर दें। ठीक है, कंट्रोल एस कर लें और यहाँ पे आप इसको फिर करेंगे तो ये देखें अभी आपका जो टेक्स्ट है बेसिकली ये इटैलिक होके आ गया आपके पास। ठीक है, तो हर चीज़ को आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ रहा है एचटीएमएल को कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए या न्यू लाइन पे चाहिए या स्पेस चाहिए। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से होगी
कि आपको जब आप वेब पेज डिज़ाइन करेंगे अपना प्रोजेक्ट के लिए या असाइनमेंट के लिए, तो आपको यही चीज़ें यूज़ करनी होंगी अपनी जो है वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है? क्योंकि आप एक ही फॉर्मेटिंग में पूरा वेब पेज डिज़ाइन नहीं करते। जैसे कि अगर आप इस वेब पेज को भी देखें जो सक्कर आईबी का यहाँ पर है, तो देखें हेडलाइन का यहाँ पे देखें साइज़ बड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज़ छोटा है और ये बुलेट्स की फॉर्म में आ रहा है, उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके जो पेज होता है उसको अट्रैक्टिव बना रही होती हैं, ये फॉर्मेटिंग स्टाइल जो होते हैं आपके। तो आपको इसी तरह से फॉर्मेटिंग करनी है अपने वेब पेज के लिए भी, ताकि आप उसको मज़ीद जो है बेहतर बना सकें, खूबसूरत बना सकें, ठीक है? यहाँ पे हमने बात की कि इटैलिक कैसे करेंगे, बोल्ड कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे। तो अंडरलाइन के लिए आप यहाँ पे यू लगा देंगे, यू का टैग यूज़ कर लेंगे तो आपका वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका टेक्स्ट को अंडरलाइन अगर आपने करना है, तो ये आपका यू का टैग यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा और ये आपका अंडरलाइन हो गया, ठीक है? ये को तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने कर ली यहाँ पे। अब अगर आपने बोल्ड कर लिया इसको, इटैलिक कर लिया इसको, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ हेडिंग के तौर पे इसको यूज़ करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड जो है मेरा, हेलो वर्ल्ड मेरा यूज़ हो एज़ अ हेडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये आपकी कोई हेडिंग है जो यहाँ पे यूज़ की हुई है उन्होंने, ठीक है? ये आपकी हेडिंग है। जैसे कि आप एमएस ऑफिस में भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो एमएस ऑफिस के अंदर भी आपके पास हेडिंग्स होती है ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो हेडिंग 1 जो होती है आपकी वो सबसे बड़ी होती है, फिर हेडिंग 2 जो होती है आपकी वो छोटी होती है, फिर हेडिंग 3 आपकी छोटी होती है। और उससे क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी आ जाती है। उसका साइज़ सेम होता है हेडिंग का, उसका स्टाइल सेम होता है हेडिंग का। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पे इन्होंने साइज़ रखा हुआ है या उसकी जो आप इन्होंने फॉर्मेटिंग की हुई है, जो टेक्स्ट स्टाइल यूज़ किया हुआ है इन्होंने, फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट फेस जो उन्होंने यूज़ किया हुआ है, वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी इन्होंने वही यूज़ किया हुआ है। फिर यहाँ पे भी इन्होंने वही यूज़ किया हुआ है। तो आपको कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको हेडिंग्स यूज़ करनी होती हैं डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर दूँ और फिर नीचे जाके फिर मैं दोबारा मुझे बोल्ड करना हो या चेंज करना हो या हेडिंग देनी हो, तो मुझे दोबारा से वो सारी चीज़ें लिखनी होंगी। तो वो दोबारा बार-बार काम करने से बेहतर क्या है, आप क्या करें कि आप हेडिंग को ही यूज़ कर लें। हेडिंग, अब हेडिंग देने के लिए आपके पास, मैं इस हेडिंग की यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो आप हेडिंग्स देते हैं ना, हेडिंग 1 होती है आपकी, हेडिंग 2 होती है आपकी, ये होती हैं, ठीक है? एचटीएमएल के अंदर आपके पास हेडिंग के टैग के लिए क्या है, एंगल ब्रैकेट, एच फॉर हेडिंग, और यहाँ पे आप बता दें आपको कौन सी हेडिंग यूज़ करनी है। H1 फॉर हेडिंग 1, यहाँ पे आपने H2 फॉर हेडिंग 2 एंड सो ऑन, ठीक है? और इसके अलावा चलती जाएगी, हेडिंग 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है आपके पास। तो ये डिफरेंट हेडिंग होती हैं। तो हेडिंग 1 का जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो आपका बड़ा होता है, हेडिंग 2 का फिर छोटा होता है, फिर हेडिंग 3 का फिर और छोटा होगा और फिर ये चलती जाएगी चीज़। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी डिटेल मज़ीद, तो आप क्या करें, एचटीएमएल पे जाएँ, हेडिंग टैग्स एचटीएमएल, ये आप साथ-साथ सर्च कर लेंगे तो आपको ये चीज़ हो जाएगी क्लियर। W3 स्कूल पे आपको मिल जाती है मोस्टली। तो ये देखिए हेडिंग, ये हेडिंग 1 अगर आप करेंगे तो हेडिंग 1 की आपकी जो टेक्स्ट आएगा वो इस तरह से आएगा, हेडिंग 2 का टेक्स्ट ऐसे आएगा, हेडिंग 3 का टेक्स्ट ऐसे आएगा और ये हेडिंग 6 तक है आपकी, ठीक है? और यहाँ पे देखें आपके पास ये एचटीएमएल हेडिंग्स का उन्होंने पूरा डिफाइन किया हुआ है। इस तरह से किया हुआ है, H1 लगाया, H2 लगाया, यहाँ पे टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टैग एंड हो गया। इसी तरह से बाकियों के लिए भी आपका ये सेम रहेगा। तो अगर आपने हेडिंग्स अप्लाई करनी है तो आप हेडिंग्स इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर मुझे हेलो वर्ल्ड में हेडिंग लगानी है तो मैं क्या करूँगी, H1 का टैग यहाँ से स्टार्ट करूँगी और फिर इसके बाद हेडिंग 1 का टैग मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगी। इसको मैंने सेव किया प्रोग्राम को, डॉक्यूमेंट को अपने, और इसको जब मैं रन कर रही हूँ तो देखें अब ये यहाँ पे आपके पास हेडिंग आ गई, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं इसको हेडिंग देना चाहूँ तो इसको मैंने हेडिंग 2 दे दी और यहाँ पे मैंने हेडिंग 2 का टैग फिर क्लोज कर दिया। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम तो देखें अभी हेडिंग 1 हो गई और ये हेडिंग 2 हो गई, ठीक है? अब अगर आप हेडिंग 1 दोबारा कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हेडिंग 1 नीचे जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसमें सिर्फ आप क्या करेंगे, हेडिंग 1 लिखेंगे और टेक्स्ट लिखा कोई भी और ये आपने हेडिंग 1
क्लोज कर दी और सेव कर दिया प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपकी ये स्टार्ट होती जाती है। ठीक है, तो आपकी कंसिस्टेंसी आ रही है कि आप एक ही साइज यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट इस हेडिंग के ज़रिए से। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ नोटिस की करी होगी आपने कि जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, सही है, टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए ब्रेक लाइन का यहाँ पे टैग यूज़ नहीं किया है, देख रहे हैं आप? लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो गई, क्योंकि लाइन ब्रेक इसलिए हो गई क्योंकि हेडिंग का मकसद क्या होता है आपका, कि हेडिंग जो आपकी स्टार्ट होती है वो हमेशा न्यू लाइन से ही स्टार्ट होती है। तो कुछ चीज़ें इम्प्लिसिटली आपकी इम्प्लीमेंट हो जाती हैं एचटीएमएल के अंदर, क्योंकि वो आपके कॉन्टेक्स्ट को देख रहा होता है कि हेडिंग जो आप जब भी लिखते हैं, हेडिंग हेडिंग आपकी कभी भी बीच में नहीं आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईसीटी लैब क्लास के बाद अगर मैं हेडिंग दूँ, तो हेडिंग आपकी अगर आप वैसी राइटिंग अगर आप करते हैं हैंड राइटिंग, तो उसमें आप जब भी न्यू हेडिंग डालते हैं तो आप न्यू लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ इम्प्लिसिटली तौर पर इसमें आपका शो भी हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग्स का होगी। अब नेक्स्ट आपका है कुछ फॉर्मेटिंग के हिसाब से कि आप अपने इसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं अगर, तो मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर अभी आ रहा है इस पूरे पेज का, वो वाइट आ रहा है, लेकिन वाइट तो बैकग्राउंड नहीं होता पेजेस का, इसके अलावा भी बैकग्राउंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिए मैंने, यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पे कोई और बैकग्राउंड आ रहा है, यहाँ पे इमेज आ रही है आपकी। ठीक है, तो ये डिफरेंट बैकग्राउंड आपके पास आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे जो बैकग्राउंड आ रहा है वो डिफरेंट आए या उसको कोई कलर में दे दूँ, तो आप वो कैसे करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, बॉडी में जा रहे हैं, बॉडी के टैग में जाएं और यहाँ पे, अब यहाँ पे इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स का। ठीक है, आपने पढ़े होंगे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज असाइन होती हैं और जब वो आप उसे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो वो वैल्यूज आपकी बेसिकली एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया ए का और इक्वल टू 2 कर दिया इसको, तो अब ए की वैल्यू जहाँ पे आप अभी ए यूज कर रहे होंगे आप प्रोग्राम में, वहाँ पे उसकी वैल्यू 2 यूज हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह से एचटीएमएल में क्या है, आपके पास वेरिएबल की जगह जो टर्म यूज होता है वो होता है एट्रीब्यूट्स का। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स आपके समझे वेरिएबल्स की तरह ही हैं। एट्रीब्यूट की जो भी आप वैल्यू देंगे, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट की आप वैल्यू देंगे, यहाँ पे जो भी असाइन करेंगे वैल्यू, वो आपकी थ्रू आउट द प्रोग्राम जहाँ पे भी आपने वो एट्रीब्यूट यूज किया हुआ होगा वो वहाँ पे वो यूज हो जाएगी, उसकी वैल्यू वो वाली आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं अपने एचटीएमएल के अंदर। एनालॉजी देने के लिए मैंने आपको ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया है, बट एट्रीब्यूट इज अ राइट वर्ड फॉर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब अगर आपने बॉडी में इस पूरे टेक्स्ट के अंदर जो आपका ये वाइट आ रहा है एरिया, इसको अगर आपने कलर देना है, तो कलर देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बीजी कलर इक्वल्स टू, अब जो बीजी कलर मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये बीजी कलर बेसिकली आपका क्या है, ये एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट किसका है, जिस टैग में आप यूज कर रहे हैं उसका ये एट्रीब्यूट है। मैंने ये बॉडी के टैग के अंदर यूज किया है, तो ये बॉडी का एट्रीब्यूट है। ठीक है, आपने यूज किया इस एट्रीब्यूट को, इक्वल की साइन दी, इक्वल की साइन देने के बाद आप क्या करें, इसकी वैल्यू दे दें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी इसको पिंक। ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया प्रोग्राम को, और यहाँ पे मैंने जाके इसको प्रोग्राम को लोड कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने ये जो वैल्यू दी है बीजी कलर की, ये बॉडी में दी है, और बॉडी क्या होती है आपकी, पूरा का पूरा जो ये एरिया है ये पूरा आपका बॉडी कहलाता है। तो उसने क्या किया, पूरा जो इसने एरिया था उसने उसका कलर क्या कर दिया, पिंक कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई और कलर देना चाहें यहाँ पे, तो आप कोई और कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे शेड देना है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक कलर सेलेक्ट किया है यहाँ पे ब्लू कलर, और ब्लू कलर को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया। अब ब्लू कलर जो मेरे पास आ रहा है वो ब्लू कलर कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो ये ब्लू कलर डिफरेंट है, यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे अगर आप ब्लू कलर को देखें तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इमेज है इसके पीछे बेसिकली। तो आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा कलर में
इसके शेड्स चाहिए ना, ब्लू कलर के शेड्स देखने हैं। मैं चाहूँगी यहाँ पे ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स अप्लाई करूँ, यहाँ पे तो ब्लू कलर में सिर्फ मुझे ये उठा के दे दिया एंड इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो अगर आपने शेड्स पे काम करना है कलर्स की, तो आपके पास HTML के अंदर शेड्स के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो आपके पास होता है CSS not it is not HTML ब्लू कलर कोड। ये कलर कोड लिख लें इस तरह से, ठीक है। जो आप लिख रहे हैं HTML ब्लू कलर कोड, तो उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई एक रिजल्ट पिक कर लें, ठीक है। अब आपके पास देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की जितनी भी कोड्स हैं या कितने भी शेड्स हैं वो आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, सही है। तो ये डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू है, मिडनाइट ब्लू है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो कलर आपको सूट करे, आपने वो कलर आपने यहाँ से चूज करना है। और चूज करने के बाद आपने मोस्टली जो हम यूज करते हैं इसका कलर कोडिंग स्कीम, वो आपकी ये जो है बेसिकली आपकी जो कलर कोडिंग स्कीम यूज होती है इसमें HTML में, वो आपकी होती है हेक्सा कोड ना, हैक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ थोड़ा सा पहले, फॉर एग्जाम्पल हमने बाइनरी के ऊपर काम किया है। बाइनरी के अंदर कितनी वैल्यूज होती हैं आपकी, 2 वैल्यूज होती हैं, एक 0 होती है या 1 होता है, ठीक है। तो 0 और 1 के ज़रिए से हम कोई भी नंबर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 111 आ सकता है या 001100, इस तरह से आपके पास नंबर आ जाते हैं। दूसरा जो हमने सिस्टम पढ़ा था नंबर का, वो आपका डेसिमल सिस्टम था। डेसिमल सिस्टम में हमने पढ़ा कि आपका 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे ख़त्म होता है ये, तो इसमें 10 डिजिट्स होते हैं टोटल। और आप जो है इसको नंबर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको, इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए 0 से लेके 9 तक। तीसरा जो आपके पास सिस्टम है, वो आपके पास सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल के नाम से, ठीक है। हेक्साडेसिमल में आपके पास कितने डिजिट्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है ये और आपके पास ये 9 डिजिट्स तक चलता है, ठीक है। तो ये आपके 10 डिजिट्स हो गए यहाँ पे। और इसके अलावा ये अल्फ़ाबेट्स भी लेता है। जो लेटर्स के यूज़ होते हैं वो होता है A से टू F तक, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर आपके पास कितने टोटल डिजिट्स होते हैं, आपके पास 16 डिजिट्स होते हैं। 0 to 9 10 डिजिट्स हो गए, A to F आपके पास 6 हो गए लेटर्स, ठीक है। तो जब भी आप हेक्साडेसिमल का नंबर देखेंगे, उसमें आपके पास या तो आपके पास दोनों चीज़ें यूज़ हुई होंगी ना। आपका जो नंबर होगा हेक्साडेसिमल का, उसमें ये नंबर्स भी यूज़ हो रहे होंगे और उसमें A to F तक आपके लेटर्स भी यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो जो हेक्साडेसिमल के नंबर्स होते हैं मोस्टली वो कुछ इस तरह के होते हैं, किसी में A आ जाता है और 8 9 इस तरह से आपके पास ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, 2 3 और उसके साथ 0 लगा दें आप कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपके हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर आपके पास डिजिट्स भी आ रहे हैं और लेटर्स भी आ रहे हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपके पास सारे के सारे बेसिकली करेक्ट लेटर्स ही आ रहे हो। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि ये भी आपका हेक्साडेसिमल ही है, ठीक है। इसमें आपके पास ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये भी हेक्साडेसिमल वैल्यू और ये भी आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो आपके सिर्फ डिजिट्स भी हो सकते हैं, सिर्फ आपके लेटर्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जब आप देखेंगे किसी नंबर को, तो वो आपका फॉर्मेट होता है बेसिकली हेक्साडेसिमल का। तो जो कलर कोडिंग स्कीम आप शेड्स के लिए यूज़ करते हैं HTML में, वो आपकी हेक्साडेसिमल वाली यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो आपकी कोडिंग स्कीम लिखी हुई है ना हेक्साडेकोड, आप बेसिकली इसको यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं और नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं, लेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं और नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ जो मैं चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको एक और, कि आपका जो HTML में हेक्साडेसिमल कोड की पहचान क्या है, कि ये हेक्साडेसिमल कोड है वो आपका होता है इस हैशटैग से। जब भी आप हैशटैग यूज़ करते हैं तो HTML को समझ में आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि इस हैशटैग के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं उनसे पहले उन्होंने ये हैशटैग यूज़ किया हुआ है। हैशटैग का मकसद होता है HTML में कि दिस इज़ दी हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। तो उसको हेक्साडेसिमल कोड के तौर पर ही यूज़ करता है। और तीसरी चीज़ आपकी क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास इस नंबर को मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ,
ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये पेयर्स में बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है और ये भी 2 का पेयर है। तो अगर मैं इसको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम इसको फिलहाल सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हैशटैग मैंने आपको बताया कि हैशटैग तो रिप्रेजेंट करता है कि ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका जो कलर स्कीम्स होती हैं, कलर स्कीम बेसिकली आपकी फॉर्म किस तरह से होती हैं, आपकी फॉर्म हो रही होती है 3 बेसिक कलर से, जो कि रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं आपके, वो फर्स्ट 2 लेटर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रेड कलर को, सेकंड 2 लेटर्स जो आपके पास होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्रीन कलर को, और लास्ट के जो आपके पास होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ब्लू कलर को। तो आपकी जो कलर कोडिंग स्कीम बनती है वो बेसिकली 3 कलर्स को मिला के बन रही होती है, RGB जिसे हम कह रहे होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका मकसद ये है कि आर को कितना इसने मिक्स किया है, जी को कितना इसने यूज़ किया है और बी को इसने कितना यूज़ किया है, ठीक है। अब आपकी वैल्यूज, अगर आप इन वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो आपका रेड कलर बढ़ जाएगा, अगर आप ग्रीन की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो आपका ग्रीन कलर बढ़ जाएगा, और अगर आप ब्लू की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो आपका ब्लू कलर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डिफरेंट आपके जो शेड्स आ रहे हैं, इनमें ये वैल्यूज इसी तरह से डिफर कर रही हैं। इन 3 शेड्स का मिक्सचर होता है जो कि आपका कोई एक नया कलर आपको फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल होता है, ये 2-2 के पेयर्स, 2 इनके पेयर वाइज होते हैं, और हर पेयर जो है आपका वो किसी कलर कोडिंग स्कीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हर कोडिंग स्कीम आपकी जो होती है वो 0 टू 255 तक जाती है, मतलब 256 इसमें जो है आपके पास कलर्स आ सकते हैं, शेड्स। इसके भी 0 टू 255, 256 हो गए ये भी, और ये भी 256 हो गए, ठीक है, 255 और 255। तो देखिए यहाँ पे जो डेसिमल रेंज आपकी आ रही है इस हेक्साडेसिमल कोड की, तो देखिए इसी में ही है। ये 240 यूज़ किया हुआ है, ग्रीन कलर यहाँ पे, रेड कलर यहाँ पे, फिर ग्रीन कलर उन्होंने इतना यूज़ किया हुआ है, और 255 मतलब कि सारे आपने मतलब कि फुल इसको एक्सटेंड तक यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, 255 यूज़ कर लें, या फिर हेक्साडेसिमल इसको हम कहते हैं एफ जो है आपका हाईएस्ट नंबर है, 16 नंबर आपका हाईएस्ट है क्योंकि एफ से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ कलर कोडिंग स्कीम थी जो मैंने आपको बताई इसकी हेक्साडेसिमल में। होपफुली क्लियर होंगी आपको, क्योंकि ये भी आपकी इंक्लूडेड हैं चीज़ें ना, कि आपको पता हो हेक्साडेसिमल में आपको ये कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है, इसमें जो लोएस्ट डिजिट है वो कौन सा है, वो 0 है, हाईएस्ट डिजिट कौन सा है, इसमें आपका एफ जो है आपका वो आपका हाईएस्ट कहलाता है। तो अगर आप इस एफ यूज़ कर रहे हैं कहीं पे, तो इसका मतलब ऐसे है कि आपने 255 को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिखा था, ब्लू कलर की जगह मैं यहाँ से कोई कलर कोडिंग स्कीम सेलेक्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल नेवी। मैंने यहाँ पे नेवी को यूज़ किया, और ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, और यहाँ पे आप इसको ब्लू की जगह इस स्कीम को लिख दें, कंट्रोल एस प्रेस करें और इस पेज को रिफ़्रेश कर दें, ठीक है। तो अब आपके पास ये डिफरेंट हो गई, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब ये पीछे वाला तो मेरे पास ये ब्लू हो गया है, बट जो मेरा आगे वाला टेक्स्ट है वो ब्लैक है, और ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है हमें, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपका ये टेक्स्ट है इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसके आपको कलर चेंज करने के लिए आपको जो यूज़ करना होगा एट्रीब्यूट, उसका नाम है आपका कलर, ठीक है। कलर इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल वाइट कर लें इसको, और उसको रिफ्रेश कर दें। अच्छा, कलर कलर बेसिकली आपका जो एट्रीब्यूट है ये आपका यूज़ होता है स्टाइल के अंदर ना, तो अभी यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा। अच्छा, इसके पहले हम क्या करते हैं, बीजी कलर आपने क्या करना है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लेना है, ठीक है। ये आपने बीजी कलर का एट्रीब्यूट लिया हुआ था, यहाँ पे आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट स्टार्ट किया, और उसके अंदर आप बेसिकली कलर का एट्रीब्यूट डालें। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, जस्ट फॉर नाउ, ये काम कर रहा है आपका। इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो आपको जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतना ज़्यादा उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेंगे। होपफुली ये काम करेगा आप, ठीक है। अभी काम कर रहा है।
तो अभी जो हमने काम किया, अभी हमने किया बीजी कलर दिया इसको नेवी ब्लू कलर, ठीक है? इस कलर के बारे में हमने डिस्कशन कर ली, ये कलर किस तरह से हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है यहाँ पे स्टाइल का, ठीक है? स्टाइल का एट्रीब्यूट बेसिकली यूज़ होता है आपकी सीएसएस के लिए ना। स्टाइल का एट्रीब्यूट आपका ऐसे है जैसे कि आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आप डाल रहे हैं, ठीक है? अब बीजी कलर में मैंने क्या किया, बीजी कलर को मैंने इक्वल्स टू किया और उसमें सिर्फ एक वैल्यू दी ना, ये एक वैल्यू दी और यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा एट्रीब्यूट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि आपका सीएसएस का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, केस्केडिंग स्टाइल शीट का। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, सी एस एस बेसिकली आपकी जो है वो केस्केडिंग स्टाइल स्टाइल शीट को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो आपके पास क्या होता है, समझें कि आपने एक स्टाइल का वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल के अंदर आपने मल्टीपल वैल्यूज डालते जा रहे हैं आप, ठीक है? तो आपने जब मल्टीपल वैल्यूज आपने स्टोर करवा रहे हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, तो वो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, सी एस एस आपने यूज़ किया। इसका मतलब उसको आपके टर्म क्या यूज़ करेंगे, आप सी एस एस का टर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसमें अब मैं आगे मल्टीपल वैल्यूज़ मैं इसमें स्टोर करवा सकती हूँ, ठीक है? अभी तो मैंने फिलहाल कलर का ही यूज़ किया है, बट आई कैन यूज़ मोर, तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि आपको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करने हैं। और इसमें जो आपके पास आप वेरिएबल असाइन करते हैं, पहले हमने वेरिएबल असाइन कैसे किया था, हमने लिखा था बीजी कलर इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल वाइट, ठीक, इस तरह से हमने किया था। इक्वल साइन लगा के हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करवा दी थी। लेकिन आपकी जब से आप यूज़ करते हैं और स्टाइल का एट्रीब्यूट जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें जब आप वैल्यू देते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू आपकी जो होती है वो की वैल्यू के हिसाब से होती है, की और वैल्यू। ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है की वैल्यू का, ये आता है डिक्शनरी के अंदर। आपने डिक्शनरी यूज़ नहीं की है सी प्लस प्लस में अगर, तो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास कोई एक की होती है और कॉलर साइन लगा के आप उसको वैल्यू दे देते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या की थी, यहाँ पे मैंने कलर एक की बनाई और उसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे वाइट दे दी, ठीक है? तो आप जब स्टाइल के अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर आप वैल्यूज देते हैं डिफरेंट, तो आप किस फॉर्मेट में देते हैं, आप इस फॉर्मेट में देते हैं हमेशा, की, कॉलन और वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिए कलर, कॉलन और वाइट। अब अगर मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखना होगा, मुझे चेंज करना है फ़ॉन्ट साइज़ किसी का, तो ये इसी तरह से लिखूँगी फ़ॉन्ट साइज़, कॉलन और आगे जो भी वैल्यू मैं देना चाहूँ, वो मैं दे सकती हूँ। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मेट होता है स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करने का, ठीक है? तो अभी जो हम वापस चलते हैं अपने इस प्रोग्राम में, तो यहाँ पे जो मैंने ये स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया, इसमें मैंने इक्वल का साइन लगाया, कॉलन को ये मैंने कोटेशन मार्क के अंदर ये पूरी वैल्यू रख दी, ठीक है? और उसका कलर मैंने वाइट कर दिया। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं, इसका कलर भी वाइट हो और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, वो भी आपका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ उसका बड़ा हो। मैं यहाँ पे हेडिंग्स अगर ना यूज़ करूँ, तो हेडिंग्स को हम हटा देते हैं फ़िलहाल, ठीक है? ताकि आप एक ही पे स्टिक रहे ना चीज़ों पे। तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट कलर दिया। जब मैं नया एट्रीब्यूट इसमें, नई वैल्यू इसमें जब मैं ऐड करूँगी स्टाइल में, तो मुझे टर्मिनेटर लगाना हो। जैसे सी प्लस प्लस में आपको जब आपकी कोई स्टेटमेंट ख़त्म होती है, तो आप टर्मिनेटर लगा के उसको ख़त्म करते हैं। तो आप यहाँ पे ये बताते हैं कि मेरी की वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो गई है। जब ख़त्म हो जाए और न्यू वैल्यू अगर आपने देनी है, तो आप टर्मिनेटर लगाएँगे, और अगर आपने नहीं देनी है न्यू वैल्यू, तो टर्मिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मुझे एक और वैल्यू देनी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले टर्मिनेटर लगाऊँगी ताकि मेरे ब्राउज़र को पता चल जाए कि ये जो आपकी की वैल्यू का पेयर है, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और दूसरा पेयर जो है आपका फ़ॉन्ट, वो आप यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी की है और उसकी वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 42 पॉइंट्स दे दी है। ठीक है? अब मैं इसको क्या करती हूँ, सेव करती हूँ और इसको लोड कर देती हूँ। तो अब आपके पास देखिए टेक्स्ट में क्या हो गया, आपके पास आपका कलर वाइट हो गया टेक्स्ट का, और उसका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का साइज़, वो 42 पॉइंट्स हो गया आपका। ठीक है? तो इस तरह से अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ पास करवा रहे हैं। पास करवाने का फिर आपका सेम ही है कि आपने की देनी है, कॉलन लगाना है और आपने उसकी वैल्यू देनी है। जब वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो आपने उसको टर्मिनेटर लगाना है यहाँ पे।
ये चीज़ आपने इस तरह से परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपने आई गेस ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं। चलिए इसको यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा सा CSS का देखा कि CSS में आप कैसे पास करवाएंगे, और आपका डिफरेंट स्टाइल्स हमने अप्लाई की। अच्छा, इसी को अगर थोड़ा सा मैं लेट मी जस्ट एक्सटेंड इट अ लिटिल बिट मोर। तो अगर आपने यहाँ पे देखें तो ये जो मैंने अप्लाई किया है पूरा, वो मेरा पूरा इस पे अप्लाई हो रहा है ना, पूरी इस बॉडी के अंदर अप्लाई हो रहा है। बॉडी के अंदर सारे आपकी जो भी टैग्स आप यूज होंगे वो सारे बॉडी के अंदर यूज होंगे। तो इसका मतलब है जब भी मैं कोई नया लिखूंगी टेक्स्ट, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली इसी साइज का होगा, इसी कलर का होगा, ठीक है। अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल भी दे देती हूँ तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल भी आपका फिर इसी तरह से होगा। लेट मी पुट अ PR टैग हियर फर्स्ट, ठीक है, और मैं इसको लोड करती हूँ, ठीक है। तो अब जब भी मैं कोई ऐड कर रही हूँ, इसमें टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, तो उस पर यही फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो रही है जो कि आपने इसमें डिफाइन की हुई है, ठीक है। लेकिन आप जो वेबसाइट को देखते हैं, वेब पेजेस को देखते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है। ये टेक्स्ट आपका बड़ा है, ये टेक्स्ट आपका छोटा है, इसी तरह से ये टेक्स्ट आपका डिफरेंट है, ये टेक्स्ट आपका डिफरेंट है। तो ये आपके डिफरेंट होते हैं। तो एक बॉडी के टेक्स्ट में अगर आप कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो थ्रू आउट द आपके जो वेब पेज उस पे अप्लाई हो रही है। तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आपने बॉडी में क्या कौन सी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है बॉडी में, जो कंसिस्टेंसी लेकर आएगी आपके पेजेस के अंदर, बट आपके पेजेस को बोरिंग ना बनाए, उसको मैसी ना बनाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टाइल का जो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया, स्टाइल का टैग अगर मैं यहाँ से हटा दूँ कि चलो कलर तो वाइट हो बट फ़ॉन्ट साइज़ तो 42 ना हो, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं नहीं चाह रही हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ 42 ना हो, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास डिफरेंट हो, इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट हो, इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट हो, या इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट हो, या ये एक पैराग्राफ है तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने H1 का टैग नहीं हटाया है यहाँ, सॉरी। वो आपको हटाना होता है हेडिंग का। अभी तो उसने कोई एरर नहीं दिया मुझे हेडिंग के टेक्स्ट पे, बट ये आपके आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी भी कर रही होती हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं हटाएँगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम हो जाती है आपकी। फ़िलहाल उसने नहीं दिया एरर, बट इट मे कॉज़ एन एरर, ठीक है। अब मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ हटा लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये मेरा एक पूरा डिव है, आई मीन डिव कह रही हूँ मैं इसको, ये मेरा एक पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ पे मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ कोई सर्टेन फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अब इसका क्या तरीका है कि आपने क्या करना है, आप इसको यहाँ पे इसको ऐसे करके मैं पहले रिमूव कर दूँ ये। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो मेरा है इस पे मैं अलग अप्लाई करूँ और इस पे मैं अलग अप्लाई करूँ फ़ॉन्ट साइज़। और मैं हेडिंग यूज़ नहीं करना चाह रही कि मुझे हेडिंग यूज़ नहीं करनी, बस मुझे फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करना है सिंपली। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए एक तरीका होता है आपके पास HTML के अंदर, कि आप क्या करते हैं, आपके पास इफ़ आई कैन शो यू दिस थिंग, तो
आपने अपने वेब पेज को बेसिकली कुछ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आपका हिस्सा डिफरेंट हो गया, ये आपका हिस्सा डिफरेंट हो गया और ये जो आपका हिस्सा है ये डिफरेंट हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि जो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ वो अलग हो, यहाँ पे जो मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ वो अलग हो और यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ वो अलग हो, जो कि आपका हर इसमें वेबसाइट के केसेस में ऐसा ही होता है। आपका जो वेब पेज होता है बना हुआ वो बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसमें आपके पास क्या होते हैं, कुछ पोर्शन आपके पास यहाँ पे होता है, कोई एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना हुआ होगा तो ये आपका पार्ट अलग हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास दूसरे भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यूज़ करना है इस कॉन्सेप्ट को, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट पे भी जाऊँ तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक आपके पास अलग से एक सेक्शन है, फिर ये सेक्शन आपका अलग से बना हुआ है, फिर ये सेक्शन आपका इमेजेस के लिए दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें आप इमेजेस वगैरह अपनी रख रहे हैं। ठीक है, और फिर ये आपके पास सेक्शन अलग आ रहा है, ये सेक्शन देखिए आपके पास अलग है। तो आपके हर सेक्शन में डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई हो रहे हैं। आप क्या करते हैं, अपने वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। अब अपने वेब पेज को आप क्या कर रहे हैं, यू आर डिवाइडिंग योर वेब पेज इनटू सेक्शंस। ठीक है, अब सेक्शंस में जब डिवाइड करना चाहते हैं तो सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए आपके पास एक टैग यूज होता है जिसे हम कहते हैं डिव टैग। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है इसका। अब डिव टैग बेसिकली क्या करता है, ये आपका डिव टैग, इसमें अगर आप बता दें कि आपको विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, कहाँ से कहाँ तक रखना है आपने ये, तो ये आपके वेब पेज को उतने हिस्से को डिवाइड कर देता है, उसको एक अलग सेक्शन में बना देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिन्होंने ये इमेज लगाई है, हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने इसको अलग से एक डिव बनाया हुआ, ये पूरा एक डिव हो। ठीक है, उस डिव के अंदर इन्होंने ये इमेज लगा दी है और यहाँ पे इन्होंने इस तरह से ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दिया है। तो ये जो उन्होंने डिव बनाई है, इस डिव ने क्या किया है, एक इनविजिबल सा रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया है इस तरह से। ठीक है, तो डिव क्या करता है, आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करके दे देता है और उसके अंदर आप जो फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करते हैं या जो चीज़ें आप उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप उस सिर्फ पर्टिकुलर उस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर अप्लाई होंगी और बाकी कहीं पे अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, तो ये डिव का जो कॉन्सेप्ट है ये हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मैं चाह रही हूँ कि हेलो वर्ल्ड के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ हो हेलो वर्ल्ड का वो डिफरेंट हो और जो आईसीटी लैब का फ़ॉन्ट साइज़ हो वो डिफरेंट हो। तो क्या तरीका हो सकता है कि अगर ये आपके पास, मैं इसको अलग डिव बना दूँ, ये मैंने इसको एक अलग डिव बना दिया और अब मुझे लाइन ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहा है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका पूरा ही बनता है। तो ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये आपकी डिव क्लोज हो गई। ठीक है, इसको फॉर्मेट अपने स्टाइल से कर रहे हैं हम ताकि आपको ईजी रहेगी। तो मैंने यहाँ पे एक डिव बना दी, इसी तरह से जो टेक्स्ट मेरा नीचे था इसको मैंने एक अलग डिव में बना दिया। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने कहा कि ये जो मैंने अब डिव बना दी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सा बन जाएगा हेलो वर्ल्ड में और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सा बन जाएगा आपका आईसीटी लैब में। इनविजिबल होगा, जब आप इसमें कलर देंगे तो वो कलर आपका उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आप दूँ स्टाइल का टैग यूज़ करूँ, इक्वल्स टू दूँ कोटेशन सेंस में और कोटेशन के अंदर आप डिफाइन कर दें कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 42 है और आपका जो ये वाला डिव वाला टैब है इसमें जो आपने फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है वो आप कर लें फॉर एग्जांपल 22। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मतलब आपका जो टेक्स्ट आएगा ये कितना बड़ा हो वहाँ पे आपके वेब पेज पे वो आपने डिफ़ाइन कर दिया और ये पॉइंट्स में डिफ़ाइन होता है। ठीक है, जैसे कि आपके एमएस वर्ड में भी आप यूज़ करते हैं 13 पॉइंट 11 पॉइंट, तो ये पॉइंट्स में ही होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ से स्टाइल से फ़ॉन्ट साइज़ को हटा दिया। मैंने 2 अलग डिविजन्स क्रिएट कर ली अपने पेज के अंदर। पहली डिवीज़न में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, दूसरी डिवीज़न के अंदर आईसीटी लैब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है और एक का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है ताकि आपको क्लियरली जो है रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाए सही से ना कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, आईसीटी लैब में गए, इसको आपने कर लिया। ठीक है, अब आप देखें कि पहला जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है वो पहला टेक्स्ट मेरा 42 पॉइंट्स का है और जो दूसरा टेक्स्ट है वो मेरा 22 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने एक फीचर एक फॉर्मेटिंग स्टाइल आपने बॉडी पे अप्लाई नहीं किया ओवरऑल,
आपने अलग अलग डिविजन्स पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कलर देना चाहते हैं इसको अलग सेपरेट, तो अब यहाँ पे इसको अलग कलर दे सकते हैं, आप यहाँ पे इसको अलग कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर के नाम से। ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर होगा वो इनका डिफरेंट हो जाएगा। इसका आई थिंक यही था, बैकग्राउंड माइनस कलर इक्वल्स टू ब्लैक। अगर मैं इसको दूँ या ये कलर माइनस बैकग्राउंड होता है या कलर बैकग्राउंड होता है, इसका सेम ही कुछ है। चलेंगे देख लेंगे, क्योंकि अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, तो आप एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख दें कलर बैकग्राउंड डिव टैग, तो आपको बता देगा ये कि बैकग्राउंड माइनस कलर। और अगर आप CSS में यूज़ कर रहे हैं तो CSS के अंदर आपका ये इस तरह से यूज़ होगा। होपफुली इट शुड वर्क। ये आपका सिंपल नहीं है, ये आपका CSS का है, तो आपने इसको स्टाइल के अंदर यूज़ करना होगा। टर्मिनेटर लगाएं यहाँ पे, और ये आपने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दे दिया। तो आप इस तरह से इसको करके देखें, शायद हो जाए। अब हो गए। ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट में यूज़ कर रही थी बैकग्राउंड माइनस कलर का, वो बेसिकली HTML का नहीं था, वो CSS का था। तो आपको CSS के ही स्टाइल में लिखना होगा, मतलब स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर वो आएगा बैकग्राउंड माइनस कलर इक्वल्स टू लाइट ब्लू। तो आपने क्या किया, देखें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देता है डिवीजन। ठीक है, और उसके अंदर जो भी आप फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करेंगे वो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अप्लाई होगा। इसी तरह से आप इसको भी देखना चाहें तो उसको भी आप बैकग्राउंड कलर लगा के दिखा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लगाने का पर्पज सिर्फ यही था कि आपको दिखाना कि आपने डिवीजन जो आप बना रहे हैं वो क्लियरली आपको शो हो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सा बना देता है वो, और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो फॉर्मेटिंग जो आपने यहाँ पे अप्लाई की है वो सिर्फ उसी के अंदर अप्लाई होगी। ठीक है, तो डिवीजन का जो टैग है उसने आपके वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अभी तो हमने जो डिवीजन की है उसमें हमने कोई विड्थ बताई नहीं थी। ठीक है, कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ तक अप्लाई हो आपका डिवीजन यहाँ तक, तो उसमें आप विड्थ बता देंगे तो आपको विड्थ इतनी ही हो जाएगी। यहाँ पे आपका फिर कुछ और अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह से सर्च मैंने किया है यहाँ पे, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इसको वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी टैग्स रह गए हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।